पढ़ते ही मेरे दिमाग में चलना चाहिए, इसका मतलब y की वजह से प्रेशर 4 atm है। ठीक है जी। हमेशा बेटा गला फाड़ फाड़ के हर टीचर समझाता है कि आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आने के प्रगाढ़ चांस होते हैं। 4 आपको दिए गए हैं कंपाउंड और चेक करना है क्या HCF2 है ना। अब इसका भी बेटा मैं खूब मजेदार JSC जेरार्ड की कॉन्सेप्ट देता हूँ। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई झमाझम चल रही होगी बच्चों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने JEE एडवांस 2024 केमिस्ट्री का पेपर उनका सॉल्यूशन देख लिया होगा बेटा। बट अगर उसे कुछ जरा हटके तरीकों से करना है, कुछ जरा यूनिक चीजों से समझना है, जल्दी कैसे करना है बेटा, टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर है ना कि आप बोलेंगे सर ये सॉल्यूशन तो हमने सब जगह देख लिया, अब तो हमें आंसर्स भी रट गए। मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से आपसे सहमत हूँ बेटा। बट जो बच्चे अब इस साल भी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, जो 2025 में एग्जाम लिखने वाले हैं JEE की, उन्हें तो साल भर बेटा तैयारी भी करनी है, खूब सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, एज वेल एज बेटा टेस्ट भी देने हैं। तो अगर वो ये इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें पता पड़ेगा कि क्वेश्चंस को आखिर जल्दी अटेम्प्ट कैसे करा जाता है, शेर की तरह झपट्टा कैसे मारा जाता है क्वेश्चंस पर। आइए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम हमारा चालू करते हैं। देखिए क्या कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे। अ क्लोज वेसल कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन। ठीक है जी, ठीक है ना। उसके बाद वो हमसे क्या बोल रहा है आगे, एट 2 atm प्रेशर। ठीक है ना। एट द सेम टेम्परेचर 80 ग्राम ऑफ अनदर आइडियल गैस हमने उसमें डाल दी है। ठीक है ना। Y इज एडेड टू इट एंड द प्रेशर बिकम्स 6 atm। अब पढ़ते ही मेरे दिमाग में चलना चाहिए, इसका मतलब Y की वजह से प्रेशर 4 atm है। ठीक है जी। अब रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज पूछ लिया है बेटा। ठीक है जी। अगर बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सर मैं तो अंडर रूट ऑफ 3 RT/m लगा दूंगा, तो उसके लिए मोलर मास था बेटा, वो गिवन नहीं है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर है ना, हमें यहाँ पर V इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, एक फॉर्मूला होता है बेटा आपको याद हो तो 3PV/W, मतलब हमें P/W वाला फॉर्मूला लगाना है। तो Vx/Vy शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ Px। कितना है प्रेशर ऑफ x आपका 2, ठीक है ना, अपॉन प्रेशर ऑफ y अभी मैंने बोला था कितना 4 इंटू है ना। y का मास चले जाएगा ऊपर सर 80 और x का मास है 10, 0 0 कैंसिल, 8 2 जा 16/4, 16/4 मतलब 4 और √4 is 2। तो आपका आंसर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 2:1। कहानी खत्म। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट रूम टेम्परेचर द डिस्प्रोपोर्शनेशन of an aqueous solution of in situ generated nitrous acid gives the species। ठीक है जी। NCERT बुक भी आप पढ़ेंगे, साफ साफ लिखा हुआ। इन सीटू से कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इन सीटू का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों फ्रेशली प्रिपेयर्ड टाइप का। ठीक है जी। तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन होकर बच्चों HNO3 और NO में जाता है। ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर HNO3 और NO में जाता है। बस उसने चालाकी क्या कर दी, उसने HNO3 बेसिकली इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, तो पानी में डलते ही वो आपको हाइड्रोनियम आयन H3O+ देगा, NO3- देगा और साथ में NO देगा। और मान लो मैं इतना दिमाग लगाना भी नहीं चाहता हूं, तो भैया NO तो मुझे याद होगा ही ना, NO मिलना चाहिए था। NO2 N2O अपने आप ही हमारा काम सार्थक हो चुका है जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, अमंग द फॉलोइंग सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच ईच कॉम्प्लेक्स इन सेट 1 शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड 2 complexes in set 2 are ionization isomers of each other। हमेशा बेटा गला फाड़ फाड़ के हर टीचर समझाता है कि आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आने के प्रगाढ़ चांस होते हैं। देखिए आ गया है, सेट 1 में होना चाहिए आपके क्या 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 ज्योमेट्रिकल, सेट 2 में आयोनाइजेशन। NiCO4 शो नहीं कर सकता बेटा। ठीक है, झंझट खत्म, आगे नहीं पढ़ेंगे। ये GI शो कर सकता है बेटा, ये भी GI शो कर सकता है, अच्छी बात है। बट सेकेंड वाले तो बेटा आयोनाइजेशन का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत। अगला वाला MA3B3 टाइप का है, फैक्मर शो करेगा। ठीक है ना, ये भी करेगा बेटा। MAB2C2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। अगला वाला ClSO4SO4Cl, कहानी खत्म। मान लीजिए खुदा ना खास्ता सर कि मैं तो सर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में थोड़ा सा वीक था, तो बेटा आयोनाइजेशन आइसोमर्स केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में है, वही आपका आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है बेटा, हमें पता ही है बेटा कि इवन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज नेवर जीरो। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं बेटा एनर्जी बढ़ती जाती है, तो ऑब्वियसली 2s वाले की एनर्जी
कम होगी इन्फिनिटी वाले से, है ना। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय n इक्वल टू 1 विच करस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट। आप जो जेईई एडवांस का हंगामा बनाते हैं बेटा, आप देख लीजिए ऑप्शन बी और सी में कोई ऐसा ज्यादा अंतर नहीं है, मिलते जुलते हैं, ये भी करेक्ट है क्योंकि हमारे पास एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आई होप बेटा क्विक रैपिड सॉल्यूशन में अब मुझे फॉर्मूले भी लिखने की क्या जरूरत है, हम तो जरा हट के काम करेंगे। तो हमें पता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, है ना। तो n इक्वल टू 1 अगर होता है तो सब कुछ सही है। और लास्ट क्या बोल रहा है बेटा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n। ठीक है जी, ये गलत क्यों हो रहा है ना। वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकंड। तो n बढ़ेगा बच्चों तो वेलोसिटी कम होगी। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि ये आपका जो है 4 ऑप्शंस 1 और मोर देन 1 करेक्ट है, ऑप्शन इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स, है ना। कंडीशन पढ़ना आपके लिए खूब जरूरी है, विल फॉलो ऑक्टेट रूल, है ना। अब ऑक्टेट रूल का कोई उम्मीद ही नहीं करता भाई, ऑक्टेट रूल का भी क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं भैया, देखिए, है ना, CO2 पक्का फॉलो करेगा। अब इसमें आपको छोटी सी ट्रिक भी दे दूं, न्यूट्रल कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, बनाता ही रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसने ये बना दिया, आपका कहानी खत्म, ठीक है जी। C2H4 वापस न्यूट्रल है, 4 बॉन्ड बनेंगे। NO ऑड इलेक्ट्रॉन है, ये तो नहीं करेगा बट HCl करेगा, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गया। अगले में आप देख सकते हो भैया सल्फर भी आ गया है विथ एक्सपेंडेड ऑक्टेट एज वेल एज NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आ गया है, 2 हो गए, तो आगे 2 देखने की हमें जरूरत नहीं है। उससे अगले में देखें बोरॉन का कंपाउंड आ चुका है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, NO भी आ गया है, तो आगे हमें तीसरा चौथा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। और लास्ट कंपाउंड को देखें, CO2 न्यूट्रल पक्का करेगा, BCl3 है, ये नहीं करेगा, ठीक है ना। O3 करेगा बेटा और C2H4 भी करेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, कौन सा वाला, डी वाला। आई बात सभी को समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, कंसीडर फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर डायग्राम फॉर एक्सपेंशन ऑफ 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, considering only PV work is involved. The total change in enthalpy in joule for the transformation of state in the sequence x to y, y to z। अब कुछ बच्चों ने बेटा चालाकी करी होगी, यहाँ पर क्या चालाकी करी होगी कि उन्होंने इसे अननेसेसरली x to y को अलग डील करा होगा, y to z को अलग डील करा होगा कि भैया एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, क्लास में गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया जाता है, तो हम चाहे x to y, y to z जाए या डायरेक्टली मैं x to z चले जाऊं, मुझे पता है डेल्टा H आइडियल गैस का हमेशा एक ही फॉर्मूले से निकलता है, किससे सर, NCP डेल्टा T से। n कितना दिया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सर 5 दिया है, ठीक है ना, 5 मोल्स। CP आपको उसने CV दे दिया है 12 और गैस कांस्टेंट है 8.3। हमें पता है बेटा आइडियल गैस के लिए CP माइनस CV शुड बी इक्वल्स टू R, मतलब CP किसके बराबर हुआ सर, R प्लस CV, तो 12 प्लस 8.3 मतलब 20.3। और चेंज इन टेम्परेचर 335 से 415 कितने का चेंज हुआ सर, 80 का, 0 हटाइए, डेसिमल हटा, ठीक है, 85 जब 40 और 40 इंटू 203। कैलकुलेशन भी बच्चों इरवानीज डेवलप फास्ट कैलकुलेशन का सहारा लो, 203 को 4 से गुणा करोगे 812, ठीक है, और 8120, ये रहा आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर इस तरह का कुछ मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेप स्लो है तो जो दिख रहा है वही रेट लॉ है, ठीक है, बट अगर सेकंड स्टेप स्लो हो जाए तो हमेशा बेटा इंटरमीडिएट आएगा, है ना। इन्हें मैं JSC बुलाता हूं बच्चों, जरा हटके कॉन्सेप्ट। तो अगर सेकंड स्टेप स्लो हो गई तो यू कैन सी यहाँ पर इंटरमीडिएट N2O2 आपका आ चुका है बेटा, और इंटरमीडिएट को हमें हमेशा हटाना पड़ता है। तो अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो मैं लिखूंगा R बराबर K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या, N2O2, ये लिखा। बट N2 तो चूंकि इंटरमीडिएट है उसे तो हटाना ही पड़ेगा, उसे कैसे हटाएंगे बेटा, फर्स्ट रिएक्शन रिवर्सिबल गिवन है, रिवर्सिबल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, तो K1 अपॉन K-1 इज कंसंट्रेशन ऑफ N2, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर और नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मतलब NO का स्क्वायर। तो इस N2O2 की जगह अब मैं क्या पुट कर दूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो जल्दी से, क्या पुट करें, N2O2 की जगह K2 इंटू H2 इंटू N2O2 की जगह मैंने पुट कर दिया K1 अपॉन K-1
इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर। अब ये सब मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बच्चों, नहीं तो ये तो चुटकियों में हो गया था, हमारा कहानी खत्म। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है सर H2 की पावर 1 है और NO की पावर 2 है। उसने हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही पूछी है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था। आंसर हो गया बच्चों मेरे प्यारे प्यारे 3। कहानी खत्म। ठीक है जी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अमंग VCO6, CrCO5, CuCO3, MnCO5, FeCO5, COCO3-3, CrCO4-4, IrCO3 डराने के लिए कितने सारे कॉम्प्लेक्स दे दिए बच्चों, है ना। आपके मन में आ ही रहा होगा सर हम तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, क्यों जुल्म कर रहा, बट देखते हैं जुल्म कर रहा है कि आसानी कर रहा है आपके लिए। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ NiCO4, है ना। ठीक है जी, अब Ni बेटा 28। हाँ, सबसे पहले बेटा मेटल कार्बोनिल्स में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन्स को गिन लो। मेटल कार्बोनिल्स का आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है उनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम हो, और हमें पता है बेटा सिडविक थ्योरी बोलती है कि मेटल कार्बोनिल्स में हमेशा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, सिडविक्स रूल फॉलो होता है कि क्या होना चाहिए बेटा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर होना चाहिए। तो निकिल का बेटा 28 है, और CO एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 4 8 मतलब 36 इसका EAN हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 है, तो मुझे EAN 36 वाले कॉम्प्लेक्स उठाने हैं। तो अब मैं अपना समय क्यों खोटी करूं बेटा, मुझे दिख ही रहा है 36 होने के लिए V वेनेडियम 23 है, 23 है, और ये तो इवन नंबर ही होगा, है ना। इसका कोफिशिएंट देखो, लॉजिक क्या बता रहा हूँ बेटा, JSC सुनना जरा हट के कॉन्सेप्ट। CO 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, इवन नंबर है, इवन इंटू इवन का प्रोडक्ट इवन ही होता है, इवन इंटू ऑड का प्रोडक्ट भी इवन होता है, तो भले 5 हो कोफिशिएंट 3 हो, ये तो इवन ही रहेगा। अब ये ऑड है बेटा, एक नंबर ऑड है, एक इवन है। आप में से कई बच्चों ने टाइम खोटी करा होगा बेटा, मैं समझाना चाह रहा हूँ टाइम नहीं खोटी करना, फास्ट करना है। तो ये तो हो ही नहीं सकता बेटा, 36 ऑड ही नंबर होगी। CR 24 है, ठीक है ना, और CO 5 है, तो 24 प्लस, है ना, 10 34, ये नहीं हुआ। CU 29 है, तो 29 पहला वाला ऑड हो गया, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। MN 25 है, अगेन देखने की जरूरत नहीं है। Fe 26 है, और प्लस 10 36, ये हो गया। कोबाल्ट 27 है बेटा, -3 चार्ज है, तो 30 हो गया, और प्लस 6 36, ये हो गया। क्रोमियम 24 था मेरे प्यारे बच्चों, और -4 है, मतलब 28, और 28 प्लस 8 36 हो गया, ठीक है ना। IR का मुझे भी नहीं पता है, नीचे गिवन है 77, तो ये तो ऑड ही होना है, झंझट खत्म। तो आंसर कितना हो गया 3। क्या आपने भी ऐसे सोचा था? नहीं तो सोचिए जरा हटके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्या बोल रहा है हमसे अगला क्वेश्चन कि अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स टोटल नंबर ऑफ डायामैग्नेटिक स्पीसीज। अब डायामैग्नेटिक स्पीसीज के लिए क्या करना है बेटा, ठीक है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। Mn किस ऑक्सीडेशन नंबर में, +3। Mn +3 बेटा, मतलब आपको पता होना चाहिए बेटा डायमैग्नेटिक स्पीसीज केवल और केवल आपका, है ना, ठीक है ना। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो लिगेंड आपका बेटा स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वो तो पैरामैग्नेटिक होगी। तो Mn+3 मतलब 3d5 4s2, ठीक है। अच्छा एक ट्रिक आपको और बताऊं, अच्छी मजेदार होगी। एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ दूं, 3D सीरीज में कितने होते हैं बेटा, 2 ही होते हैं सर, कॉपर और क्रोमियम का, वो दिया भी नहीं है। बाकियों के लिए रूल बता दो बेटा, किसी को मत बताना, है ना। 2 4s2 वाले होते हैं, और ये 5 दिया है तो 3d5 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 4s2 के 6 है तो 3d6 हो जाएगा, है ना। 2 4s2 वाले 7 है तो 3d7 हो जाएगा। अब देखो कैसे झमाझम होगा। तो 3d5 4s2 +3 है, +3 का मतलब 2 s से गए बेटा, और एक कहाँ से गया आपका, d से, है ना। एक कहाँ से गया आपका, डी से, है ना। हमसे कौन सी स्पीशीज बोला है बेटा, डायामैग्नेटिक, तो एक गया कहाँ से, दैट इज D4 हो गया। अब D4 वाला बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, उससे कोई मतलब ही नहीं, वो तो पैरा ही होता है ना, वो तो पैरा ही होता है ना। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, D6 वाला आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डाया हो जाता है, D6 वाला, ठीक है ना। ये हमें पता होना चाहिए। D4 वाला, D1 D2 D3 D4 वाले कभी भी पैरा, कभी भी डाया नहीं हो सकते, पैरा ही होंगे। तो ये तो होना ही होना है बेटा, ये सॉरी ये तो क्या हो गया, पैरा हो गया, तो ये नहीं होना है। अब MnCl6-3, इसमें भी बेटा Mn क्या हो गया आपका, +3 में ही है, और Mn +3 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन S से, एक D से गया, बट अगेन ये तो D4 हो गया। सर दोबारा क्यों गिन के समय खोटी कर रहे हो। Fe F6-3, किस में है, +3 में है बेटा, 2 S से और एक इससे, D5 हो गया। D5 में तो लिगेंड भी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है,
D5 तो पैरा ही होगा। COF6-3 कोबाल्ट किसमें बेटा +3, 2 S से गए, एक D से गए, D6 है, बट अब यहाँ पर एक वीक फील्ड लिगेंड है बेटा, और वीक फील्ड लिगेंड है तो D6 में पैरिंग नहीं होगी, पैरिंग नहीं होगी तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक बना रहा। FeNH3 6+3, अगेन 2 कहाँ से गए, S से, एक D से गया, 5 वाला है बेटा, 5 वाला है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट को देख लेते बेटा, कोबाल्ट +3, 2 S से, इधर एक आपका D से, 3D6 है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, पैरिंग हो गई 3D6 वाला, है ना। और D6 वाला मैंने अभी बोला था, D6 वाला है ना, D1, D2, D3, D4 वाले कभी भी डाया हो नहीं सकते बेटा। D ऑड नंबर वाले, D5 वाला, D7 वाला, D9 वाला हो नहीं सकता है। D8 वाले में पेयरिंग करा भी लोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, मतलब केवल और केवल एक ज्ञान की शिक्षा मिली, D6 वाला ही होगा, और वो आपका एक रहा आंसर 1। ठीक है, चलिए और क्या बोल रहे हैं बेटा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, देखिए, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, और उसने बोला है स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज एडेड, है ना। टाइट्रेंट का वॉल्यूम इज stepwise to a large volume of titrate of much lower concentration, and the conductance is measured after its addition, limiting molar conductivity for different ions। इतने सारे आयन डराने के लिए दे दिए हैं, है ना। क्लास में एक बार 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 कई बार बोला भी जाता है बेटा, आपको शायद पता होगा कि केटायंस में सबसे ज्यादा H+ की होती है कंडक्टिविटी, देखिए है 35। एनायंस में सबसे ज्यादा आपकी OH- की होती है। तो राइट नाउ जितने भी एनायंस गिवन है, ये क्या हो रहा है ना, उसमें आपका OH- का ही है, ये भी दिख रहा है हमें। ठीक है, अच्छा, वहाँ सर्कल 2 बार बना। ठीक है, अब वो बोल रहा है बेटा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टाइट्रेट्स एंड टाइट्रेंट्स इन द गिवन लिस्ट 1, द ग्राफ ऑफ कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट आर गिवन इन लिस्ट 2, बताइए क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले में बेटा KCl रखा हुआ नीचे, ऊपर से AgNO3 को डाला। जब KCl के अंदर आप AgNO3 को डालोगे तो आपका क्या बनेगा बेटा, KNO3। देखिए केटायन तो सेम है ना। नॉर्मली जब ये क्वेश्चन बच्चों क्लास में कराया जाता है तो चूंकि डाटा अवेलेबल नहीं होता है, तो हम बोलते हैं कि नियर अबाउट हम दोनों की कंडक्टिविटी को सेम मान के, शुरू में ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होता है और बाद में चूंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा। बट चूंकि यहाँ पर डाटा गिवन है बेटा, तो डाटा से चेक करना पड़ेगा। Cl- रिप्लेस हो रहा है NO3- से, मतलब कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम हो रही है। तो शुरू में हल्का सा डिक्रीज वाला और बाद में इंक्रीज, मतलब शुरू में हल्का सा डिक्रीज वाला, मतलब 3 में देखिए हल्का सा डिक्रीज, बाद में इंक्रीज। तो मेरे हिसाब से आपका जो P का ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 3, और P का ऑप्शन 3 केवल एक में ही दिया है। तो अगर आप चालाक बच्चे हो बेटा, है ना, तो आपका काम यहीं पर हो गया है। क्रॉस चेक के लिए मैं बाकी सब भी बता दे रहा हूँ सर, बाकी भी बता दीजिए। आइए सेकंड में क्या होगा बेटा, सेकंड में हम लोगों ने AgNO3 के अंदर डाला KCl को। ठीक है, मतलब क्या बना आपका, है ना। अब इसमें बच्चा क्या करता है, AgNO3 के अंदर KCl को डाला तो बच्चा इसमें क्या करता है, AgCl बना देता है ना। AgCl नहीं बनाना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, AgCl का तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। जो सॉल्युबल कंपाउंड है, प्रेसिपिटेट तो ना कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा KNO3, मतलब यहाँ पर आपका Ag+ रिप्लेस हो रहा है K+ से, Ag+ रिप्लेस हो रहा है K+ से, मतलब शुरू में कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए और बाद में थोड़ी और बढ़ेगी, शुरू में बढ़े और बाद में भी बढ़े, मतलब आपका है ना 4 वाला मैच हो रहा है। देखिए Q का 4 मैच हो गया। ठीक है, अब कौन सा सर इसके अलावा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो कोई भी नीचे हो कोई भी ऊपर हो बेटा, शुरू में कंडक्टिविटी कम होती है बाद में बढ़ती है ना। मतलब आपका R का 5 होना चाहिए। आप देख लीजिए R का 5 है कि नहीं है सर, है ना। और R का 2, मैंने 5 क्यों बोल दिया, R का 2 शुरू में कम और बाद में बढ़नी चाहिए, हाँ बोलने में गलत हो गया। तो ये भी आपका है ना 2 मैच हो गया। ऐसे लास्ट को भी चेक कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए सो फाइनली हमारा, मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। 4 आपको दिए गए हैं कंपाउंड्स और चेक करना है क्या है, HCF2 है ना। अब इसका भी बेटा मैं खूब मजेदार JSC जराट के कॉन्सेप्ट देता हूँ। सेंट्रल एटम कौन सर, जिनॉन। कितने इलेक्ट्रॉन सर, 8। फ्लोरीन 2 हैं, फ्लोरीन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है, मतलब सर 2 बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, कहानी खत्म। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d। शेप बोलेंगे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है ना। एंड 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब P का ऑप्शन हो गया 5, मतलब मेरा आंसर A या B में से होगा। HCF4 अगेन सेंट्रल एटम बच्चों जिनॉन, 4 फ्लोरीन है, 4 तो बॉन्ड बन गए और 2 लोन पेयर।
ठीक है जी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, तो ऑक्टाहेड्रल एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ठीक है ना, Q का हो गया 3, ऑप्शन हो गया बी। और अगर हम एग्जाम में है बेटा तो क्यों चेक करेंगे दोबारा, ठीक है ना। तो इसी तरह के बेटा स्पीडी सॉल्यूशंस के लिए, मस्त मस्त ट्रिक्स लेने के लिए, ठीक है ना, आप मेरे जरा हट के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़िए और केमिस्ट्री का वो आनंद लीजिए जो एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ताकि आपकी वो नैया आसानी से पार लगा सके। ठीक है जी बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। मोशन है तो भरोसा है।